देव जी द्वारा ये तीसरा जो पद है वो राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। पहले पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया था, दूसरे पद में उन्होंने बसंत ऋतु का बसंत के मौसम का वर्णन किया था। अब तीसरे पद में राधा के रूप सौंदर्य का और उसके महल का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या करें, फटिक शिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर। सुधा होता है अमृत, सुधार होता है बना हुआ, फटिक एक पत्थर होता है जो पारदर्शी होता है, जैसे शीशा होता है उसी तरह वो पत्थर होता है, शिलानी होता है पत्थर, सो होता है वह। अमृत की धवलता और उज्ज्वलता लिए हुए स्फटिक पत्थरों से बना हुआ राधा का महल है। उदधि होता है सागर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। उदधि होता है सागर, दधि होता है दही, दही के सागर, अधिकाई उमंगे होता है लहरें उठना, अमंद जो लगातार उठ रही हम। और उसमें ऐसे वो इतना सुंदर है, सफेद और इतना सुंदर है जैसे दही के सागर में क्या है, लहरें उठ रही हूँ। बाहर के भीतर लो भीति ने दिखिए देव, वो पारदर्शी है पत्थर फटिक। तो कह रहे हैं कि आप बाहर और अंदर, भीति हो तो दीवार, उसकी अंदर और बाहर की दीवारों का पता ही नहीं लग रहा, अर्थात वो इतना अधिक पारदर्शी है कि उस महल की दीवारों का पता भी नहीं लग रहा कि वो कहाँ पर है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फर्श बंद, और उसका जो आंगन है और आंगन का जो फर्श है वो ऐसे इतना अधिक सफेद है जैसे फेन होता है झाग, दूध के झाग उसके ऊपर फैला दिए गए हैं। यहाँ तक मैं दोबारा करती हूँ। राधा का जो महल है वो अमृत की धवलता और उज्ज्वलता लिए हुए है और स्फटिक पत्थर से बना हुआ है, और वो इतना सुंदर है जैसे दही के सागर में मंद मंद लहरें उठ रही हों। मतलब धीरे धीरे जो अमंद का मतलब होता है जो बिना रुके, तो वो जो लहरें हैं लगातार उसमें उठ रही हैं, वो इतना अधिक सुंदर है। और वो उसकी पारदर्शिता के कारण वो बाहर से अंदर उसकी दीवारों का भी पता नहीं लगता, और उसका जो फर्श है वो इतना अधिक सफ़ेद है जैसे दूध का झाग उसमें फैला दिया गया है। आगे क्या कहते हैं, ये तो उसका महल का वर्णन किया गया है। अब कवि कह रहे हैं, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिलाती होती। तरुणी होता है युवती, तामे होता है उसमें, ठाडी होता है खड़ी। उस महल में तारा, जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, उसमें उस महल में खड़ी हुई राधा रूपी नायिका, क्योंकि तरुणी थी वो नायिका, उसमें खड़ी हुई झिलमिलाती चमक रही है, तारों के समान चमक रही है। मोतिन को ज्योति मिले मलिका को मकरंद। मलिका जूही को वो कहते हैं, जूही की जो बेल होती है, मकरंद होता है सुगंध। और उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है, किसकी सुंदरता को, राधिका की सुंदरता को, जैसे मोतियों ने चमक और क्या है जूही की ने सुगंध भी राधिका से चुरा ली है। यानी उसका राधा के रूप सौंदर्य का अतिशोक्ति अलंकार में वर्णन किया है कि जो राधा के जो सुंदरता है, ऐसे लगता है मोतियों ने उससे उसकी सुंदरता से ही अपनी चमक ले ली है, और जो लता है उसने अपनी सुगंध भी राधा के शरीर से ही प्राप्त की है। आरसी से अंबर को आभा सी उजारी लगे। आरसी होता है शीशा, अंबर होता है आसमान, आभा होता है चमक, उजारी होता है सफेद। आसमान में जो सफेदी है, चांदनी है, वो शीशे के समान चमक रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जो राधा का जो रूप सौंदर्य है वो इतना अधिक है, ऐसे लगता है जो चंद्रमा है वो राधा का प्रतिबिंब है। यानी राधा की छाया जब आसमान में पड़ती है तो चंद्रमा भी उसकी छाया से चमकने लग जाता है। तो कवि ने राधा के रूप सौंदर्य का अत्यंत ही अतिशोक्ति अलंकार में वर्णन किया है कि राधा खड़ी है महल में और उसकी रूप से तो मोती चमक रहे हैं, उसके शरीर की सुगंध से लताओं में सुगंध आ गई है, और उसका शरीर की छाया जब आसमान में पड़ती है तो चंद्रमा भी चमकने लग जाता है। यानी चंद्रमा की अपनी चमक नहीं है, राधा से चमक उसने चुरा ली है। तो इसमें वो राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि करते हैं कि तारासी, तारे के समान उसमें खड़ी हुई, तामे उसमें खड़ी हुई तरुणी राधा ठाडी झिलमिलाती होते चमकती हुई प्रतीत हो रही है। यानी तारे जैसे आसमान में चमकते हैं, उस महल में खड़ी राधा रूपी नायिका भी बहुत ही सुंदर झिलमिला रही, चमक रही है। और मोतियों को जैसे चमक राधा से ही मिली है और लताओं को सुगंध भी राधा से ही मिली है। आरसी से अंबर में आभा की उजारी लगे, और आसमान जो शीशे के समान बिल्कुल ध्वलता से युक्त है, और उसकी आभा भी जो है उजारी सफ़ेद बहुत सुंदर लग रही है। और उस
आसमान में चमकता हुआ जो चंद्रमा है वो ऐसे लगता है राधा की छाया ही चंद्रमा के ऊपर पड़ गई है, अर्थात राधा के सुंदरता से ही आसमान में चांद भी चमक रहा है। प्यारे बच्चों, ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती है और ये थोड़ी है भी कठिन सी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कठिन शब्दावली, अतिशयोक्ति अलंकार में राधा के रूप सौंदर्य में कुछ ज़्यादा ही कवि डूब गए थे। इसके कारण बच्चे इसको थोड़ा कठिन महसूस करते हैं, कठिनाई से समझ में आती है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर कर देती हूँ। राधा का जो महल है अमृत की ध्वलता और उज्ज्वलता लिए हुए है, क्योंकि स्फटिक पत्थरों से बना हुआ है, क्योंकि वो पारदर्शी होते हैं और वो पारदर्शी महल ऐसे लगता है जैसे दही के सागर में मंद मंद या बिना रुके लहरें उठ रही हैं, और उसकी वो पारदर्शी पत्थर होने के कारण बाहर और अंदर की उसकी दीवारों का भी पता नहीं लग रहा है, और उसका जो आंगन और का फर्श है वो ऐसे लगता है मानो किसी ने दूध के झाग उसके ऊपर फैला दिए हों, और उस महल में खड़ी हुई जो राधा रूपी नायिका, राधा जो नायिका है उस वो तारों के समान चमकती हुई प्रतीत होती है, और ऐसे लगता है मोतियों ने अपनी चमक राधा से ही प्राप्त की है, और लताओं ने अपनी सुगंध भी राधा के शरीर से ही चुरा ली है, और आसमान भी शीशे के समान जब चमकता हुआ प्रतीत होता है तो उसमें जो चंद्रमा है वो ऐसे लगता है मानो राधा के छाया उसके ऊपर पड़ी है, और इसी कारण वो भी चमक रहा है, अर्थात राधा का रूप सौंदर्य इतना अधिक सुंदर है कि सारा वातावरण भी उसके कारण सुंदरता से भर जाता है। चाहे मोती हैं वो भी राधा से चमकते हैं, लताओं में सुगंध भी राधा से आती है, आसमान में जो सुंदरता है ध्वलता है, और चांद की जो रोशनी है वो भी जैसे राधा के कारण ही है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने राधा के रूप सौंदर्य को अत्यंत ही मनोरम और सुंदर ढंग से वर्णन किया है, और अतिशयोक्ति अलंकार में मैंने मतलब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो जो है आगे भी मैं बनाती रहूँगी जब तक कि आपका पूरा पाठ्यक्रम नहीं हो जाता, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में दें कि आपको कौन सी पंक्ति समझ में नहीं आए। धन्यवाद।